हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स की जो सीरीज़ है उसमें क्लास 8th की साइंस की एनसीईआरटी का 7th चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 7वां जो चैप्टर है वो है पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। ठीक है, पौधे और जो जंतु हैं जो कि जंगलों में जिनकी तादाद सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो इनका हम संरक्षण कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे हम लोग वनोन्मूलन और उसके कारण के बारे में। वनोन्मूलन क्या होता है, उसकी क्या कारण है, उनसे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो वनोन्मूलन क्या है? वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि। जैसे वन है, उनको काट दिया गया, ठीक है, तो उनको काटने के बाद, उनको समाप्त करने के बाद जो भूमि प्राप्त हो रही है उसका अन्य कार्यों में उपयोग करना। और वन में रहने वाले पौधों एवं जंतुओं के लिए वनोन्मूलन आज एक बड़ा खतरा बन गया है। अब उस भूमि पर हम कारखाना लगाएं या जो जनसंख्या बढ़ने की वजह से वहाँ मतलब घर या बिल्डिंग ये सब बनाए, ठीक है, तो यही है, इन सारी चीज़ों के लिए वनों को काट करके जो भूमि प्राप्त की जाती है तो उसमें मेनली ये सारे काम होते हैं। तो यही चीज़ क्या है? वनोन्मूलन है। और वो आज के दौर में अगर देखा जाए तो पौधे एवं जंतु दोनों के लिए वनोन्मूलन एक बड़ा खतरा बन गया है। वनों में वृक्षों की कटाई किस लिए होती है, किस किस चीज़ के लिए? तो देखिए, कृषि के लिए भूमि की मतलब कृषि के लिए भूमि अगर चाहिए तो उसके लिए जो है वनों की कटाई होती है। घरों एवं कारखानों के निर्माण तथा फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में जो उपयोग किया जाता है, तो इन सभी कार्यों के लिए जो है लकड़ी का यूज़ होता है। ठीक है, वनों मतलब कि पौधों को काटा जाता है। अब इसमें यहाँ पे देखिएगा, दावानाल एवं भीषण सूखा। दावानाल किसे कहते हैं? जंगल में लगने वाली जो आग होती है उसको दावानाल कहा जाता है। और भीषण सूखा, ये दो वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारण है। ठीक है, एक तरह से देखें कि जो वन है वो पृथ्वी पर टेम्परेचर को भी मेंटेन किए रहता है, तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है वनोन्मूलन के परिणाम, क्या इफेक्ट पड़ेंगे। वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे पेड़ों की संख्याएं कम हो रही हैं, वनों का मतलब वन में पेड़ों की कटाई होती चली जा रही है, वैसे वैसे टेम्परेचर, तो क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करने का काम भी पौधों का ही होता है, ठीक है, वो भी बढ़ रहा है। और साथ ही साथ क्या, प्रदूषण स्तर भी बढ़ रहा है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का किस तरीके से यूज़ होता है और यूज़ और जो है प्लांट की कटने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो और इसके साथ ही साथ भौम जल स्तर का भी निम्नीकरण हो रहा है, क्योंकि पौधे क्या होते हैं, पौधे मेनली जो मिट्टी को जमा करके रखने का काम करते हैं। ठीक है, और जैसे पानी, वर्षा वगैरह पानी जो होता है वो जो एक जगह से दूसरी जगह बह करके चला जाता है मिट्टी को लेकर के, तो इसको बांधे रखने का काम मेनली जो है पौधों का होता है। तो ये भी, और वो जो मतलब कि पानी एक जगह स्टोर जो जिस वजह से हो जाता है, तो वही भौम जल का मतलब मेन रीज़न बनता है। अब पौधे नहीं होंगे तो ये भी जो है इसका भी निम्नीकरण होता चला जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। वृक्षों की इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो होएगा मतलब यही मेन है कि अगर हम वृक्षों की कटाई लगातार अगर होती रही तो क्या होगा कि वर्षा की अनियमितता हो जाएगी, कि वर्षा जब होनी चाहिए मतलब उसका टाइम ड्यूरेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक वाटर साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, जल चक्र डिस्टर्ब हो जाएगा। भूमि की उर्वरता कैसे जो है वो होगी, क्योंकि जैसे वर्षा वगैरह होगी, पौधे क्या होते हैं, मिट्टी को जकड़े रखते हैं। पौधे नहीं होंगे तो वर्षा होगी तो पानी या कहीं ढलान वगैरह से आएगा तो ऊपर की जो मेन उपजाऊ वाली परत होती है उसको बहा ले जाएगा अपने साथ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, भूमि की उर्वरक जो क्षमता है वो भी धीरे धीरे वो भी खत्म होती चली जाएगी। कुछ जगह पेड़ जो है वो पानी और ज़मीन सबको बांध करके रखते हैं, तो इसलिए जो मतलब कि ढलान वगैरह वाले जो एरिए हैं, अब जैसे मान लीजिए बाढ़ आई, बाढ़ का रीज़न क्या होता है कि जो ऊंचाई पर जो मतलब जगहें हैं, अगर वहाँ पेड़ पौधे नहीं है तो वहाँ अगर वर्षा हो भी रही है तो वहाँ का सारा पानी, सारा जो जल होगा वो उस जगह भर जाएगा जहाँ पे ढलान थोड़ी होगी। ठीक है, तो कुछ जगहों पर बाढ़ आ जाएगी और कुछ जगह ऐसी होगी जहाँ पे बिल्कुल पानी ही नहीं होगा। तो ये बाढ़ और सूखा एक बहुत बड़ी जो है प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण। अब यहीं पे ही हम लोग देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब
कम वृक्ष का अर्थ यानी कि अगर हम पेड़ काटते चले जा रहे हैं यानी कम वृक्ष होंगे। तो कम वृक्ष का अर्थ यहाँ पे ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना। जितने ज़्यादा वृक्ष होंगे उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होगी, ठीक है। अब कम वृक्ष तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करने का काम मनुष्य तो सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, उसके साथ साथ और भी जितने भी औद्योगिक संस्थान, मतलब बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, लेकिन उसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ पौधे करते हैं। अगर उनका जो है संख्या कम हो जाएगी तो इनकी मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। वायुमंडल में इनकी मात्रा जब बढ़ जाएगी तो पहले तो जो प्रदूषण है वो तो हो ही रहा होगा। एक बहुत बड़ा और रिसेंटली जो मतलब इस समय अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जो है चर्चित ये एक विषय हो गया है वैश्विक उष्णन, ठीक है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का ये सबसे ज़्यादा कारण बनती हैं। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे जैसे अब टेम्परेचर भी बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जल चक्र जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और वो डिस्टर्ब होगी तो वर्षा दर में भी कमी आ जाएगी, जिसके कारण सूखा पड़ता है। मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण है वनोन्मूलन। अब वनोन्मूलन भी एक मेन जो है कारण है, जो मृदा के जो गुण हैं कि मतलब कि बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे जो है वनोन्मूलन की वजह से वो भूमि जब बंजर होती है तो बंजर होने के बाद मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही है ना, मृदा के गुणों में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। वृक्षारोपण और वनस्पति दोनों का ही प्रभाव मृदा के गुणों पर पड़ता है। वृक्षों की कमी से मृदा अपरदन अधिक होता है, ठीक है। अभी वही कि मिट्टी को जकड़ करके रखने का काम करते हैं पौधे, उनकी जो जड़ें होती हैं, जब वही नहीं होंगे तो मृदा अपरदन बहुत तेज़ी से होगा। मृदा की ऊपरी परत में ही ह्यूमस होती है जो कि उपजाऊ होती है, ठीक है। मेनली सारे जितने पौष्टिक तत्व होते हैं वो इसी में ही होते हैं। वो हटने पर कठोर चट्टानें दिखने लगती हैं और उसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है, मतलब कम होती चली जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे यही जो उर्वरक भूमि जिसकी उर्वरकता धीरे धीरे कम होती चली जा रही है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। और यही पूरी जो प्रोसेस है वही क्या कहलाती है, मरुस्थलीकरण कहलाती है। तो यानी कि अगर देखा जाए कि वनों की कमी अगर कहीं मतलब बहुत ज़्यादा होने लग गई तो जगह जगह मरुस्थल भी देखने को मिलेंगे। बहुत बड़ी और भयानक प्राकृतिक जो आपदाएँ हैं वो हम लोग को झेलनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद है वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता और अंतःस्रवण दर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा मृदा के अन्य गुणों जैसे कि पोषक तत्व या मृदा का जो गठन है इत्यादि भी प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद देखिएगा वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। ये तो हम लोग ने ये देखा कि वनोन्मूलन अगर हो रहा है तो क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। अब जो वन्य प्राणी हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सबसे पहले वन और वन्य प्राणियों के बारे में हम लोग जान लें कि उनका जो जिस तरीके से उनका भी दोहन हो रहा है उनका संरक्षण भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिएगा जैव मंडल क्या होता है। जैव मंडल में पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के लिए योग्य है। आप ये कह सकते हैं कि जैव मंडल जो तीनों मंडल हैं, जल मंडल है, स्थल मंडल है, वायुमंडल है, तीनों ही मंडलों को अगर मिला करके हम देखें कि हर वो जगह जहाँ जीवित प्राणी पाए जा रहे हैं, चाहे वो जल मंडल में जिस जगह पाए जा रहे हैं जीवित प्राणी या स्थल मंडल में जहाँ पाए जा रहे हैं या वायुमंडल में जहाँ पाए जा रहे हैं, तीनों को ही मिला करके हम जैव मंडल कहेंगे। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि जिस जगह सजीव पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जैव विविधता क्या होती है, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, अलग अलग तरीके के जो जीव हैं उन सब की प्रजातियां और उनके पारस्परिक संबंध और साथ ही साथ उनका जो पर्यावरण के साथ संबंध है, ये सभी जो है मिल करके जैव विविधता कहलाता है। वन्य जंतु अभ्यारण्य, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वन्य जंतु अभ्यारण्य, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क और जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र है। तो ये कुछ ऐसे जो जगहें निर्धारित की गई हैं कि जहाँ पर पौधों और जंतुओं को संरक्षित और सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। तो अब जैसे ये वृक्षारोपण है, कृषि है, चारागाह है, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु जो शिकार किया जाता है, इन क्षेत्रों में ये जो क्षेत्र अभी हम लोग ने पढ़े थे जिनके बारे में अभी हम लोग थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हैं वो निषिद्ध हैं, ठीक है। वहाँ पर एकदम पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है। तो देखिए जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य किसे कहते हैं, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य जो होता है वह क्षेत्र जहाँ जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। मतलब
वहाँ पे किसी भी तरीके का वहाँ रहने वाले जंतुओं और उनके जो घर हैं उनको किसी भी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। यहाँ तक कि लोगों का भी कोई जो है बीच में इंटरफेरेंस नहीं होती है, ठीक है। वहाँ जानवरों को ऐसा फील कराया जाता है कि वो स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं, क्योंकि होता ये है कि पूरा एक जंगल बहुत बड़ा एरिया जो है वो अपना पूरा मतलब अंडर में रहता है, ठीक है। होता वो बाउंड्री में ही है, लेकिन वो इस तरीके से रहता है कि वो ये कहा जाता है कि वो जंगल है, लेकिन वो अंडर कंट्रोल रहता है। वहाँ आप देख सकते हैं कि वहाँ पे ये जैसे वृक्षारोपण है या कृषि है या जो है मतलब चारागाह और कटाई या शिकार वगैरह ये सब प्रतिबंध रहता है। तो ये इस चीज़ से पता चलेगा वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद है राष्ट्रीय उद्यान। ये क्या होता है? वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वह स्वतंत्र रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान भी बिल्कुल वैसा ही है। तो यहाँ पे वन्य जंतुओं से आरक्षित ये क्षेत्र होंगे, ठीक है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो क्या है? वन्य जीवन पौधे ये जीव हैं, ठीक है। वन्य जीव पौधे और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र। यह क्षेत्र जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से बनाए गए हैं। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में आपके सब आ जाएंगे, वन्य जीवों का जो उनका रहन सहन, उनके आवास वगैरह भी आ जाएंगे, पौधे भी आ जाएंगे अलग अलग वेराइटीज़ के, और जो जंतु संसाधन वगैरह जो होंगे या पेड़ पौधों से जो प्राप्त होने वाली जो चीज़ें हैं, और साथ ही साथ वहाँ रहने वाले जो जंगल में भी तो आदिवासी रहते हैं, तो वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उन सब के जो पारंपरिक ढंग और उनका जो रहने का जो पूरा जो है रहन सहन है, ये सभी को एक साथ जो एक क्षेत्र में संरक्षित रखा जाता है। तो यही क्या कहलाते हैं? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ पे है पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है, यहाँ पे आपको इसके अंतर्गत जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत हमें राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलते हैं और अभ्यारण्य भी देखने को मिलते हैं। तो इसमें सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान है और साथ ही साथ बोरी और पचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभ्यारण्य भी आते हैं इसी के अंदर, ठीक है। पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र की वनस्पति जात, मतलब वहाँ पे पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं वो वहाँ की वनस्पति जात कहलाते हैं, और जो जीव जंतु जो पाए जाते हैं उनको प्राणी जात कहते हैं, ठीक है। उदाहरण में जैसे साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर, फर्न, अर्जुन इत्यादि, ये सब क्या है? वनस्पति जाति, ये वनस्पति की प्रजातियाँ हैं। तथा चिंकारा, नीलगाय, बर्किंग हिरन, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया आदि, ये सब जो है पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ की पिक्चर्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये दिखाया गया है, जंगली कुत्ता है ये वाला, ठीक है, और ये चीतल है, ये चीतल है, ये भेड़िया है, और ये यहाँ पे तेंदुआ का दिखाया गया, फर्न दिखाया गया, और ये जामुन का पेड़ दिखाया गया, ठीक है। ये सब जो है ये जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये यहाँ पे देखिएगा, ये एक मैप दिखाया गया है पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का, ठीक है, ये देखिए। तो ये जो पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, इसमें आपको सब चीज़ देखने को मिलेगी। ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे ही है, ये संरक्षित क्षेत्र है पूरा, ठीक है। बोरी अभ्यारण्य भी यहीं पे ही देखने को मिल रहा है, और ये पचमढ़ी का जो अभ्यारण्य है वो भी यहाँ पे ही है, ठीक है। तो एक ही जगह ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके बाद है पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, उसे हम विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहते हैं। किसी स्पेशल जगह पे अगर स्पेशल तरीके से वो पाई जा रही है तो हम उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहेंगे। उदाहरण जैसे पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में जो आपको देखने को मिलेगा साल और जंगली आम के पेड़, साल और जंगली आम के पेड़ वहाँ पे विशेष क्षेत्रीय वनस्पति हैं। इसके साथ ही विसन, भारतीय विशाल गिलहरी या फिर उड़ने वाली जो गिलहरी है, ये विशेष क्षेत्रीय प्राणी है। ये वहाँ पे पचमढ़ी जो जैव मंडल क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे मतलब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, वहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसके बाद है वन्य प्राणी अभ्यारण्य। वन्य प्राणी अभ्यारण्य का क्या रोल है? कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ वन्य प्राणी यानी जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, उन्हें हम वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो है वहाँ पे दिखा रहे थे जो विशेष जो मतलब कि पौधे जो पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वहाँ जो पाए जा रहे थे, तो उसमें जंगली आम का यहाँ दिखाया गया और ये विशाल गिलहरी का दिखाया गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न
वन्य जंतु, ऐसे जंतु जो जो जिनकी मतलब प्रजाति लगभग खत्म होने की कंडीशन पे, या ये कि वो खतरे की कंडीशन पे हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे है काले हिरण, श्वेत आँखों वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बत्तख, घड़ियाल, कच्छ मगरमच्छ, कच्छ का जो मगरमच्छ है, अजगर, गेंडा इत्यादि। हमारे ये वन्य प्राणी अभ्यारण्यों में, वन्य प्राणी जो अभ्यारण्य है वहाँ पे इनको सुरक्षित और संरक्षित रखा गया है, ठीक है। ये भारतीय अभ्यारण्यों में अनूठे दृश्य भूमि, मतलब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे कुछ संकटापन्न जो जंतु थे उनको कहाँ, वन्य प्राणी जो अभ्यारण्य है वहाँ पे उनको सुरक्षित और संरक्षित रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा जो ये जो भारतीय अभ्यारण्य है वो होते कैसे हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ की जो भूमि है, दृश्य भूमि जो है वो बड़े समतल वन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, पहाड़ी वन देखने को मिलेंगे, बड़ी नदियों के डेल्टा की जो झाड़ी है इस तरीके की भूमि देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ बुशलैंड भी दिखेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राष्ट्रीय उद्यान वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का ये संरक्षण करते हैं, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान में मतलब ये बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे संरक्षित जो है देखने को मिलेंगी। तो वहाँ पे वनस्पति जात हैं, प्राणी जात हैं, दृश्य भूमियाँ, जैसे आपने यहाँ पे दृश्य भूमि देखी, समतल वन वगैरह, ये सभी चीज़ें वहाँ पे देखनी मतलब संरक्षित की जाती हैं। और साथ ही साथ ऐतिहासिक वस्तुओं का भी संरक्षण किया जाता है, जो बहुत ही मतलब पुराने समय से वहाँ पर कुछ ऐतिहासिक चीज़ें होंगी उनका भी संरक्षण यहाँ पर किया जाता है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का ये प्रथम आरक्षित वन है, ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो मतलब कि स्पेशली देखने को मिलती हैं, तो वो है सर्वोत्तम किस्म की टीक यानी सागौन के जो पौधे होते हैं वो इस वन में मिलते हैं। यहाँ कई चट्टानी आवाज़ भी देखने को मिले, जैसे नहीं ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं, तो वहाँ पे बहुत पहले जो आदिमानव के समय में या जो गुफाओं में लोग रहते थे, ठीक है, तो वहाँ पे जो कलाकृतियाँ उन्होंने बनाई होंगी, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे सुरक्षित रखी जाती हैं, ठीक है। तो वही है कि यहाँ पे कई जो है आवाज़ भी देखने को मिले हैं। पचमढ़ी जैव मंडल जो संरक्षित क्षेत्र है, यहाँ पे 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है, ठीक है। चट्टान में रहने वाले जो लोग हैं मतलब कैसे रहते थे वहाँ पे, तो इसकी जो है पहचान की जा चुकी है। आज भी अनेक आदिवासियों का आवास जो है वो क्या है, जंगल है, मतलब बहुत सारे आदिवासी जो है वो अभी भी जंगल में रहते हैं। फिर आगे देखिए प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रचलित परियोजना है। इसके लिए क्या किया, ये क्यों की गई थी? इस परियोजना का उद्देश्य बाघों को संरक्षित करना और उनकी उत्तरजीविता और उनका संवर्धन करना था। मेनली उनकी जो बाघ जो थे उनका शिकार किया जा रहा था उनकी स्किन के लिए, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो इनका मतलब कि उनकी जो प्रजाति थी वो धीरे धीरे लुप्त होने की कंडीशन पे आ रही थी। तो ये भी संकटापन्न जो जीवों में है, तो इनको बचाने के लिए ये एक परियोजना चलाई गई। और ये कब चलाई गई थी? 7 अप्रैल 1973 को। यही क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो 7 अप्रैल 1973 को ये स्टार्ट हुआ। मेनली इसमें बाघों को संरक्षित करना था। फिर है संकटापन्न जंतु। अब यहाँ पे देखिए वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, ऐसे जंतु संकटापन्न जंतु कहलाते हैं, ठीक है। मतलब उनकी जो संख्या है वो उससे कम भी हो रही है और वो विलुप्त, मतलब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगर इनको बचाया नहीं गया तो वो विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम लागू किए जाते हैं। अब जैसे राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे जंतु वगैरह जो संरक्षित करके रखे जा रहे हैं, तो उसमें भी बाहरी लोगों का दखल ना हो, तो इस वजह से जो है उनको भी काफ़ी कड़े नियम वहाँ पे लगाए गए हैं। तो क्या क्या चीज़ें, मानवीय गतिविधियाँ जैसे चराना, अवैध शिकार, जैसे नहीं सब लोग अपनी बकरी या भेड़ वगैरह, गाय भैंस जो भी है वो चराने के लिए घास के मैदान अगर कहीं भी दिखा तो लेके चले जाते थे, तो ये सब भी वहाँ पर अवैध है। अवैध शिकार और जानवरों को पकड़ना या मारना, और वहाँ पौधे जो राष्ट्रीय उद्यान में होंगे उनकी जलावन, पौधों की लकड़ी या औषधीय पौधे ये सब एकत्र करना, ये सब वहाँ पे स्वीकार्य नहीं है, ठीक है। तो इन सब का बड़े जो है कड़े नियम बनाए गए हैं। बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कई अधिक है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या खाली बड़े ही जो जंतु हैं वही मतलब खतरे के या विलुप्त होने की कंडीशन पे हैं, तो उनकी जगह अगर देखा जाए तो छोटे प्राणियों, जैसे बड़े जंतुओं में क्या है कि बड़े बड़े जो हैं वो अपनी सेफ्टी खुद भी कर सकते हैं। छोटे जो जंतु हैं उनकी तो पूरी एक स्पीशीज़ ही, अगर उनके अकॉर्डिंग जो उनके खाने पीने का भी चीज़ नहीं मिला तो वो पूरी साफ़ हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए वो विलुप्त होने की संभावना काफ़ी अधिक है। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे छोटे जंतुओं का पारितंत्र में अनोखा योगदान है, ठीक है।
अतः यदि इन्हें हानि किसी प्रकार पहुंचती है तो पूरी आहार श्रृंखला प्रभावित होती है। आपने सुना होगा कि एक बार क्या हुआ था, वो मतलब एक छोटा सा है कि चाइना में जैसे जनसंख्या को कम करने के लिए मतलब उनको पैदावार अपनी बढ़ानी थी फसल की, ठीक है, तो उसके लिए वो फसलों को जो चिड़िया जो थी वो खा जा रही थी, तो इन लोगों ने क्या किया कि चिड़ियों को मार डाला, ठीक है, छोटे जानवर में वो भी आ जाएंगे, तो चिड़ियों को मारा, तो चिड़िया किसके जो छोटे इंसेक्ट थे जैसे टिड्डे वगैरह जो थे इनको खा जाती थी। तो जब सारी चिड़ियों को जब वो कर दिया गया तो एक साथ जो है बौछार आई जो है टिड्डों की, और पूरी पूरी फसल खा गई, ठीक है। तो यही क्या है कि पारितंत्र में छोटे जानवरों का बहुत बहुत जो है इनका महत्व है। अगर एक भी चीज़ अगर जो है बीच में अगर कोई भी चीज़ ब्रेक होती है, या यूँ कहें कि जो आहार श्रृंखला है उसमें कोई भी चीज़ बीच में से ब्रेक होती है तो पूरी आहार श्रृंखला प्रभावित हो जाती है, यानी छोटे से लेकर के सूक्ष्म से लेकर के बड़े जंतु तक के प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से अब हम लोग यहाँ पे पारितंत्र के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव अजैविक घटकों जैसे, मतलब यहाँ पे पौधे भी मिलेंगे आपको, प्राणी भी, सूक्ष्म जीव भी, और साथ ही साथ अजैविक घटक जैसे कि जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा, ये सब, ठीक है, इत्यादि संयुक्त रूप से किसी भी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। यानी एक जो पारितंत्र है उसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। फिर आता है रेड डाटा पुस्तक। रेड डाटा जो पुस्तक है इसका क्या रोल है? ये वह पुस्तक है जिसमें संकटापन्न स्पीशीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन सी स्पीशीज़ लुप्त हो चुकी है, कौन सी स्पीशीज़ जो है वो लुप्त होने की कगार पे है, ठीक है, कि मतलब उनको बचाना चाहिए, और जो है इन सब का मतलब कि यहाँ पे ये जो बुक है इसमें पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं और अन्य स्पीशीज़ के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं, ठीक है, सबको अलग अलग रखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रवास, माइग्रेशन जो होता है, ये इसमें ये क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पे देखिए। जलवायु में परिवर्तन के कारण जो प्रवासी पक्षी हैं वो प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं, ठीक है, मतलब उनका एक टाइम फिक्स है, उस समय ये आते हैं, वह यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता है। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। प्रवासी पक्षियों के बारे में आपने देखा होगा कि राजस्थान वगैरह में जो है क्रेन वगैरह देखने को आपको मिलती होंगी, ठीक है। तो ये जो क्रेन है ये उन जगहों पे रहते हैं जो है बहुत अमेरिका में, या जो ऐसी जो मरुस्थल हैं या फिर ऐसे जो जगह है, मतलब यहाँ पे ठंडी जगहों की बात की जा रही है, ठीक है। तो ठंडी जगहों पे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, वही शीत का समय जब होता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ने लगती है तो उस ठंड से बचने के लिए भी, और साथ ही साथ जो है मतलब मतलब अंडे देने के लिए भी वो गर्म जगहों की तलाश में आते हैं। तो इतनी दूर दूर से जो है वो सफ़र करके भारत जैसे ऐसे जो गर्म जो देश है वहाँ पे आते हैं प्रवासी पक्षी, ठीक है, और फिर जब तक कि जो है मतलब वहाँ शीत ऋतु का मौसम रहता है तब तक ये यहाँ रहते हैं, उसके बाद फिर ये वापस अपनी जगह चले जाते हैं, ठीक है। तो एक निश्चित समय में ही हमको ये जो पक्षी हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद देखिएगा कि अब जो हमारे पास समस्या चल रही है वह है वनोन्मूलन की, तो इसका एक और भी बड़ा एक रीज़न है जो कि यहाँ पे देखिए कागज़ भी वनोन्मूलन का एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित एक पूरा तैयार जो पेड़ है वो 17 वृक्षों को काटा जाता है 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए। अतः हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए, और कागज़ को उपयोग के लिए 5 से 7 बार पुनः चक्रण किया जा सकता है, ठीक है, मतलब कागज़ का हम 5 से 7 बार पुनः चक्रण कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसका यूज़ भी कर सकते हैं। अब ये सारी समस्याएं हैं, इनका एक बहुत ही मतलब कि साधारण कह सकते हैं, या यूँ कहें कि ये एक सुविधाजनक उपाय भी है, पुनर्वन रोपण, ठीक है। तो ये जो पुनर्वन रोपण है इसमें क्या है, पुनर्वन रोपण वनोन्मूलन का एक स्थायी हल है, ठीक है। पुनर्वन रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना है। यहाँ पे नए वृक्ष जो हैं, जितने वृक्ष काटे जा रहे हैं उनकी जगह नए वृक्षों का रोपण करना, ये एक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः और हाँ, जो नए वृक्ष लगाए जाते हैं वो सामान्यतः उसी स्पीशीज़ के रखे जाएंगे जो मतलब जिस स्पीशीज़ के वो काटे गए हैं, ठीक है, वन में। तो मतलब वन में जिस स्पीशीज़ के जो जिन वृक्षों को हटाया गया है वो उसी स्पीशीज़ के जो है वहाँ पे लगाए जाएंगे जो वहाँ पाए जाते हैं।
भारत वन संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य। भारत वन संरक्षण अधिनियम जो बनाया गया था, इसका क्या रोल था? इसका मेन उद्देश्य ये था कि प्राकृतिक वनों का परिरक्षण करना और उनका संरक्षण करना। ठीक है, मतलब उनकी जो है उनका संरक्षण करना, उनको बचाव करना, साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना। एक तो जो नियम लागू करना कि उनके बचाव किस किस तरीके से हो सकता है, ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ ये भी उपाय करना कि जिससे वन में और उसके समीप रहने वाले जो लोग हैं उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो सके। यानी कि खाली वनों की ही नहीं बल्कि वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनकी भी आधारभूत आवश्यकताएं वहाँ की पूरी हो सके। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे आदिवासी ही की बात की गई, जो कि जंगलों में रहते हैं, उनको जंगल के हर एक पेड़ पौधों की जानकारी होती है, तो उनका आधे से ज़्यादा काम या जो मतलब एक तरीके से जीवन यापन उसी पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो इसी वजह से ये जो वन संरक्षण अधिनियम था उसका मेन यही उद्देश्य था कि पौधों और उन सबको संरक्षित ही नहीं किया जाए, साथ ही साथ जो आस पड़ोस रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों को भी इसकी आवश्यकता, मतलब इसकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूर्ति हो सके। ठीक है, तो ये था, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड और इम्पॉर्टेंट भी था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।